हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग फिर से एक बार जो मेरा केमिकल बॉन्डिंग का बचा हुआ पार्ट है अब उसको करते हैं। देखिए, बच गया था मेरा उपसहसंयोजक बंधन। उपसहसंयोजक बंधन को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में क्या होता है वो देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है। क्या होता है, इसमें एक ही परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है। और इसको डिनोट किससे किया जाता है उसको लिख लीजिएगा। इसको डिनोट किया जाता है एरो से। इसको किससे डिनोट किया जाता है? एरो से डिनोट किया जाता है। अब इसको हम एग्जांपल दे के आपको समझा रहे हैं। जैसे आपको दे दिया SO2, जानते हैं SO2 सल्फर का होता है। ओ के साथ आप लोग क्या जानते हैं? O8 16 होता है, यानी 8 परमाणु संख्या और 16 द्रव्यमान संख्या। इसका यदि हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो क्या लिखेगा? 1s2 2s2 2p4 4 लिख दिए। 2 2 4 2 8 हो गया। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कक्षा में 2s2p दोनों बाह्यतम कक्षा में आ गया तो कितना हुआ? 6 हो गया। 4 और 2 6 हो गया। फिर सल्फर का चेक करिए। सल्फर का हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब हम लोग को लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 यानी 3s2 और 3p4 यानी इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। इसमें भी हो गया। अब देखिए क्या करना। O2 का अर्थ क्या? ऑक्सीजन 2। एक ऑक्सीजन को यहाँ लिखिए। एक ऑक्सीजन को आप यहाँ लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन को आप यहाँ लिख दीजिए। और S एक है तो S को यहाँ लिख दीजिए। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन को आप सजा दीजिए। 1 2 3 4 5 6। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है? 6। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? इसके बाह्यतम कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए इसका ऑक्टेट हमको पूरा करना। ऑक्टेट देखिए इसको कैसे देखते हैं। जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 2 8 8 18। यह ऑक्टेट फुलफिल करना, जब फुलफिल करना हुआ। जैसे 2 है, 2 आ जाएगा तो समझिए फुलफिल हो गया। इसके बाद आपको इसे न ले सकते न दे सकते। या तो 8 आना चाहिए या फिर या तो 8 आना चाहिए या 18 आना चाहिए। अब देखिए 2 2 4 2 6, इससे दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो क्या हो गया? यह O जो है आपका फुलफिल हो गया फुलफिल, यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं कि 2 2 4 2 6, यदि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, अगर इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो क्या होगा? इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। यदि हम यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के इस पे ट्रांसफ़र कर दे, इसको दे दे तो क्या होगा? इसका ऑक्टेट पूरा होगा। देखिए इस दो इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ जो ट्रांसफ़र करते हैं ना, ये ट्रांसफ़र जो करते हैं ये ऑक्टेट पूरा होता है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो कौन बॉन्ड बन गया? ये डबल बॉन्ड बन गया। अब ये एरो ये दर्शाता है कि इस 2 इलेक्ट्रॉन को अगर इसके पास हम भेज दें तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। समझे? यही आपका क्या दर्शाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दर्शाता है। सॉरी, S होगा, फिर से लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O। 2 इलेक्ट्रॉन यदि इसको देते तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसलिए एरो से इसको डिनोट करते हैं O डबल बॉन्ड S। एरो के निशान से फिर इधर O हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। फिर चलिए एक एग्जांपल से और हम इसको समझने का कोशिश। अगला एग्जांपल हम लिख सकते हैं O3। लिख लिए O3। अब O3 केस में इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं ऑक्सीजन O8 16 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p4 6 हो गया। बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। O कितना? 3, तो 3 O लिख दीजिए। 1 2 3 लिख दिए। बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको फुलफिल करना है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे। यदि इसको फुलफिल करना है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन को यदि हम यहाँ से उठा के इसके साथ में शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इसके साथ आने का अर्थ क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन यदि इसको देते हैं तो ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? O डबल बॉन्ड O और एरो से दिखा देंगे O। ये एरो किसको दर्शाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दर्शाता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल अब लोग लिख लीजिए N2O का। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं क्या होता है? 1
H2 और क्या लिख सकते हैं 2p3, यानी कितना हो गया 3 2 5 2 7, चूँकि नाइट्रोजन 7 14 होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्या होता है, परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 14 होता है, इसको याद रखिएगा। फिर अब आइए ऑक्सीजन का ऊपर आपको भी हम बताए हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, बाह्यतम कक्षा में कितना रहता है 6 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन 2 है, तो एक नाइट्रोजन को यहाँ लीजिए, एक नाइट्रोजन को यहाँ ले लेते हैं, ले लिए। अब एक ऑक्सीजन को हम यहाँ ले लिए। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5। इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। देखिए 3 2 5 हो गया। अब हमको 8 पूर्ण, इससे यदि हम 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो ये 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा। यदि हम इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल को इसको दे दें तो इसका ऑक्टेट पूरा। यदि हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर हम इसके साथ लेकर चलाएं तो इसका ऑक्टेट पूरा। चूँकि 2 2 4 2 6 हो गया, 2 यहाँ से लेंगे तो कितना हो गया 8, यानी 8 कितना होगा इसका ऑक्टेट पूरा। तो अब देख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। फिर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इससे देते हैं तो एरो के साथ इसको दिखा दीजिए, 2 इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो शो करता है N ट्रिपल बॉन्ड N, ये एरो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करता है O के साथ में, और यही इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल होता है कैसे इसको फाइंड करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, या लाफिंग गैस के बारे में पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा लाफिंग गैस किसको कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है N2O होता है। अभी N2O के बारे में आपको बताए थे। कुछ पॉइंट आइए और देखते हैं। N2O तथा O2 जब प्रतिक्रिया करती है तो यह मिश्रण बनाते हैं तो इसको निश्चेतक का निर्माण करता है, इसे एनेस्थेसिया कहा जाता है, समझे। N2O तथा O2 जब प्रतिक्रिया करती है यह मिश्रण बनाते हैं तो यह निश्चेतक का निर्माण करते हैं, जिसे एनेस्थेसिया कहते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल है जिसको देखते हैं। जैसे ओजोन आपको दे दिया है, देखिए यहाँ दिया हुआ ओजोन का क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ आपको बताए थे, इसमें 2 सहसंयोजक बंधन 1 उपसहसंयोजक बॉन्ड होता है। वही चीज़ देखिए यहाँ आप जो अभी आप लोगों को हम बताए हैं आपको याद होना चाहिए। देखिए इसमें जो आपको पूछेगा तो इसमें पूछेगा कितना सहसंयोजक बंध बनता है और कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इससे आप इस चीज़ को बता सकते हैं कितना सहसंयोजक बंध और कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए ओजोन के केस में हम आपको बताए हुए तो O डबल बॉन्ड O और एक एरो के साथ दिखा रहे हैं, तो सहसंयोजक बंधन इसका कितना बनता है, सहसंयोजक बॉन्ड इसका 2 हो गया और उप सहसंयोजक बॉन्ड 1 हो गया। अब ओजोन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लीजिए। यह ऑक्सीजन का अपरूप है, यह किसका ऑक्सीजन का अपरूप है। इसका गंध कैसा होता है, सड़ी हुई मछली की तरह इसका गंध होता है। दूसरा पॉइंट है यह चांदी के चम्मच को काला कर देता है। ओजोन क्या करता है, चांदी के चम्मच को काला करता है। यह पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकते हैं। यदि पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आएगी तो त्वचा कैंसर होता है, इसको याद रहिए। उसी का इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि वो पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है। 5वां पॉइंट है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाले गैस CFC के कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को पूछता है कि ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा है, तो आप याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है उससे ओजोन परत का क्षय हो रहा है। अब क्वेश्चन आपको बताए थे चांदी के चम्मच को काला करता है, क्यों करता है वो देख लीजिए। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, जिससे चम्मच काली हो जाता है। देखिए चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्यों वर्जित है, इसलिए वर्जित है कि उससे क्रिया करती है सल्फर से, और क्रिया करने के बाद सल्फर सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S बना लेती है तथा चम्मच को काला कर देती है। उसके बाद आता है सिल्वर आयोडाइड, इसका काम क्या, कृत्रिम वर्षा करवाना। बिहार SI के 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। मतदाता के द्वारा जब मत आप देते हैं उसके बाद उंगली पे जो आपका निशान लगाया जाता है वह क्या चीज़ होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। यह बिहार SI में पूछा गया। एक क्वेश्चन है HF जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया था क्योंकि यह कांच में घुलनशील होता है, इसको याद रखिएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, कांच पर लिखने के लिए करते हैं क्योंकि यह कांच में घुलनशील रहता है। मतदाता के लिए सिल्वर नाइट्रेट जिसको AgNO3 कहते हैं और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। जैसे आपको दिया हाइड्रोजन बंधन, अब हाइड्रोजन बंधन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखिए।
देखिए इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन किसी उच्च ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इसके यौगिक के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। किसके किसके बीच? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है और इसके बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। यह दो परमाणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। हाइड्रोजन बंधन क्या करता है? दो परमाणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? इससे डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है। यह सहसंयोजक बंधन की अपेक्षा कमजोर होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजन बंधन जो होता है वह सहसंयोजक बंधन की अपेक्षा क्या होता है? तो हाइड्रोजन बंधन जो मेरा होता है यह सहसंयोजक बंधन की अपेक्षा कमजोर होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बंध सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर आपका क्या, ऐसे याद रखिए, सबसे ज़्यादा HF का होगा, फिर H2O का होगा, फिर NH3 का होगा। किसका होगा? HF का, उसके बाद H2O का, उसके बाद NH3 का। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे आइए देखते हैं H2S और HCl आदि में हाइड्रोजन बंधन विद्यमान नहीं होता जिस कारण यह गैसीय अवस्था में होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि H2S और HCl यह गैसीय अवस्था में क्यों विद्यमान रहता है? तो आंसर में क्या दीजिएगा? हाइड्रोजन बंधन विद्यमान नहीं रहता है, यही कारण यह गैसीय अवस्था में होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लीजिए। कसेल और सर लुईस ने स्वतंत्र रूप से रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र रूप से रासायनिक बंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कौन प्रस्तुत किया था? कसेल और सर लुईस ने। फिर अब परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक सहयोग करता है। अब पूछेगा परमाणु जो रासायनिक संयोग क्यों करता है? परमाणु रासायनिक संयोग इसलिए करता है कि वो अस्थायित्व प्राप्त कर सके। क्या कर सके? अस्थायित्व प्राप्त कर सके। यदि हमारे द्वारा यह किया गया प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।